हेलो स्टूडेंट्स, टैगोर जेट क्लासेस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पर आप सभी का स्वागत है। मैं छोटूराम कुमाऊत आपको आज एक महत्वपूर्ण बिंदु खरपतवार शब्द पर एक जानकारी देना चाहता हूं। तो आइए आज अपन इस खरपतवार शब्द की व्याख्या करते हैं, जिसमें सर्वप्रथम देखते हैं कि खरपतवार क्या है। तो खरपतवार शब्द की जो व्याख्या या खरपतवार शब्द किसने दिया वो यहाँ आपके सामने देखिए, जेथरो टूल, इसने इस शब्द की व्याख्या की। तो यहाँ एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि खरपतवार के जनक कहलाते हैं, तो वहाँ भी क्वेश्चन में आपको आंसर आएगा जेथरो टूल। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि खरपतवार शब्द की व्याख्या किसने की, तो भी आपको जेथरो टूल ही क्वेश्चन का आंसर मान के सही करना है। तो इस जेथरो टूल वैज्ञानिक के अनुसार खरपतवार की परिभाषा इस प्रकार से दी है: वे अवांछित पौधे जो किसी स्थान विशेष पर बिना बोए उगाते हैं, जिनकी उपस्थिति फसल में लाभ की तुलना में हानि अधिक होना है। इसी में आपको पता होना चाहिए कि खरपतवार की जानकारी के लिए आपको एक विशेष विशेषता या मुख्य गुण क्या होते हैं जिसके आधार पर उसकी पहचान की जा सकती है, वो आपको यहाँ दिया हुआ है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं खरपतवार के मुख्य गुण या विशेषताएं की। सबसे पहले इसकी पहली विशेषता है बीजों का अधिक उत्पादन होना, क्योंकि खरपतवार ऐसे पौधे होते हैं जो एक ही पौधे से प्रति पौधा उनमें हजारों लाखों में बीज उत्पन्न होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अमरबेल कसकुट्टा, ये प्रति पौधा 16,000 बीज उत्पादन करता है। तो ये जो बीजों की संख्या आपको दिखाई जा रही है, ये बताई जा रही है, ये प्रति पौधा एक बीज की संख्या है। दूसरी बात करते हैं बथुआ। बथुआ पौधा एक पौधे से 72,000 बीज उत्पादित होते हैं। अब आप जान सकते हैं कि अगर एक पौधा खेत में 72,000 बीज उत्पादित करता है, तो इसके अनेक 100 या 100 से अधिक पौधे होंगे, वो कितने बीज उत्पन्न करके अपने खेत में उस उपज को फसल से कम करेंगे। तीसरी बात करते हैं, तीसरा खरपतवार है जंगली चौलाई। और ये जंगली चौलाई ये 1,96,000 प्रति पौधा बीज उत्पादित करता है। और इसके बाद है मकोई। मकोई भी 1,75,000 प्रति पौधा बीज उत्पादन करता है। अब यहाँ एक समझने की बात यह है कि क्वेश्चन इस तरह भी पुटअप किया जा सकता है कि निम्न से एक सर्वाधिक प्रति पौधा बीज उत्पादन करने वाला खरपतवार कौन सा है। तो आपको देखो सीक्वेंस से आपके सबसे पहले दिया हुआ है अमरबेल 16,000, फिर दूसरा दिया हुआ बथुआ 72,000, फिर तीसरा दिया हुआ है जंगली चौलाई, और चौथा दिया हुआ आपको मकोई। इसके हिसाब से आपको ये जो डिजिट आपके सामने शो हो रही है, इसको देखते हुए आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सोल्व करना। तो सबसे कम बीज उत्पादन करने वाला खरपतवार है अमरबेल, और सर्वाधिक बीज उत्पादन प्रति पौधा उत्पादन करने वाला खरपतवार है जंगली चौलाई। तो एक क्वेश्चन तो आपको यहाँ से देखना है, ये 4 डिजिट मैंने आपको दी है। उसके बाद दूसरी बात करते हैं, दूसरी विशेषता में जड़ों का अधिक गहरा होना। अब कई खरपतवार ऐसे होते हैं जिनकी जड़ें गहरी होती है, और वो कितनी गहरी होती है, 4 से 6 मीटर मर्दा में इतनी गहराई पर पहुंच जाती है, जहां से ये पोषक तत्व ग्रहण करती है। तो इस श्रेणी में खरपतवार आता है, एक तो हिरनखुरी, एक आता है आपके कांस, और तीसरा है जावासा। ये 3 ऐसे खरपतवार हैं जिनकी जड़ें 4 से 6 मीटर गहराई तक भूमि में पाई जाती है। इसके बाद इसमें भी एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि निम्न में से सबसे अधिक गहरी जड़ वाला खरपतवार है। आपके पास 3 खरपतवार है, तीनों के सामने देख लो आप, जावासा, कांस और हिरनखुरी। इसके अलावा अगर कोई नहीं आता तो इनमें से ऑप्शन आ जाएगा या सबसे कम गहरी जड़ वाला, तो 3 आपके सामने। इसके बाद कोई सा भी आपके उतली जड़ वाला खरपतवार पूछा जा सकता है। फिर बात करते हैं यहाँ बीज की अधिक जीवन क्षमता। बीज की जीवन क्षमता से आपका इसका तात्पर्य यह है कि बीज खरपतवार का बीज भूमि में कितने वर्ष तक अंकुरित हो सकता है या कितने वर्ष तक वो सुरक्षित रह सकता है, उसको कहते हैं बीज की जीवन क्षमता, यानी उगने की क्षमता। तो खरपतवार के बीज 50 वर्ष तक बिना कुछ खराब हुए मर्दा में एज इट इज पड़े रहते हैं। और वो खरपतवार जब इनको अनुकूल तापमान, नमी और माध्यम ये मिल जाता है, तब ये बीज अंकुरित होना शुरू कर देता है। और ये इनकी अधिकतम 50 वर्ष है, लेकिन इनकी जो कम से कम 20 वर्ष किसी खरपतवार की अगर जीवन क्षमता की बात करें तो 20 वर्ष भी होती है, लेकिन अधिकतम होती है 50 वर्ष। तो कई बार ये इस तरह भी आ सकता है कि 20 से 50 वर्ष, और कई बार ये शायद 10 से
20 वर्ष। तो आपको ये देखना कि कौन सा वर्ष कहाँ से कम और कहाँ से अधिक है, वो वाला आपको क्वेश्चन डिजिट में देखना है। उसके बाद बात करते हैं चौथी विशेषता, खरपतवार के कुछ बीज होते हैं आकार और स्वरूप में फसल के बीजों से मिलते जुलते हैं। जैसे आप बात करते हैं सत्यानाशी, जिसको बोटेनिकल या वनस्पति रूप में कहते हैं अर्जिमन मैक्सिकाना। इस खरपतवार के बीज सरसों के बीजों से मिलते जुलते हैं, और जिससे क्या होता है, सरसों के बीज में सत्यानाशी खरपतवार के बीज मिल जाने से तेल में मिलने से, या तेल खाद्य तेल के रूप में अपन प्रयोग करते हैं, तो यहाँ एक बीमारी होती है ड्रॉप्सी। आप सभी को पता होना चाहिए इसका। ड्रॉप्सी का मतलब होता है यहाँ गंजापन, और ये बीमारी उस मनुष्य में सरसों के तेल में सत्यानाशी खरपतवार के बीजों के मिलने से होती है। इसी के संदर्भ में आगे बात करते हैं अपन वानस्पतिक प्रजनन। अब ये भी एक इनकी प्रमुख विशेषता होती है कि कई खरपतवार होते हैं जो बीज द्वारा प्रवर्धन करते हैं, कई खरपतवार होते हैं जो वानस्पतिक भागों द्वारा करते हैं, और अधिकांश कई खरपतवार होते हैं जो बीज और वानस्पतिक दोनों भागों द्वारा करते हैं। तो यहाँ बात करते हैं सबसे पहले आपको मोथा, साइप्रस रोटंडस इसको बॉटनिकल नेम है, और मोथा में ट्यूबर्स या परकन द्वारा प्रजनन होता है। उसके बाद बात करते हैं हिरणकुरी, हिरणकुरी में रूट सकर्स या जड़ों द्वारा प्रवर्धन होता है। उसके बाद करते हैं दूब घास, जिसको रनर्स या ऊपरी बूझतारी द्वारा इसमें प्रजनन होता है। चौथी बात करते हैं पत्थर चट्टा, जिसको ब्राइफाइलम कहा जाता है। ब्राइफाइलम में पत्तियों द्वारा प्रवर्धन होता है, और पत्ती की जो आकृति होती है वो कहीं ना कहीं से इसमें क्या होता है, इस तरह की आकृतियाँ होती है, और इस आकृति में एक पत्ती से जो कलिका टूट के अलग हो जाती है, वो ही कलिका क्या करती है, नए पौधे को जन्म देती है। तो इसमें यहाँ से जो कली टूट के अलग हुई, वहीं से नया पौधे का विकास हो जाता है। ये होता है पत्थर चट्टा में पत्तियों द्वारा। उसके बाद बात करते हैं कांस, सेकेरम स्पॉन्टेनियम, इसका जो जिसको अपन जंगली गन्ना भी कह सकते हैं, ये राइजोम द्वारा या कह सकते हैं परगन द्वारा इसका प्रवर्धन होता है। ये आकर्षित क्षेत्र का खरपतवार भी कहलाता है। उसके बाद बात करते हैं अमरबेल, जिसको आप कह सकते हैं कसकुट्टा, और इसमें प्रवर्धन होता है तनों द्वारा। तो ये ऐसे खरपतवार है जिनका प्रजनन किसी न किसी रूप में होता है। तो ये भी एक खरपतवार की विशेषताएं होती है। आगे बात करते हैं इसी संदर्भ में, देखिए आप एक नोट डाला हुआ है, दूब घास, कांस और मोथा, ये तीन ऐसे खरपतवार हैं जो बीज और वानस्पतिक दोनों विधियों द्वारा ही इनका प्रवर्धन होता है। तो कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से बीज व वानस्पतिक भागों द्वारा उत्पन्न खरपतवार नहीं है। तो क्वेश्चन क्या पढ़ना आपको, नहीं है ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है कि बीज और वानस्पतिक। अधिकतर विद्यार्थी क्या करते हैं, इस बीज और वानस्पतिक भाग को देख लेते हैं, फिर यहाँ टैली करने लग जाते हैं ऑप्शन में। तो वो क्या करते हैं, यहीं पहुंच जाते हैं, एक ऑप्शन, दो ऑप्शन, तीसरे चौथे ऑप्शन में नहीं जाते। और यहाँ तक भी ये जो नहीं है, ये वाक्य भी वो कई बार इसको देखते नहीं है, लास्ट तक पढ़ते नहीं है, तो ये भी कई बार गलती करते हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों को मेरा कहना है कि आप क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड करें, उसके बाद ही आप उस क्वेश्चन में ऑप्शन को टैली करें, टैली करने के बाद क्वेश्चन का सही तरह से हल करें। उसी के संदर्भ में आगे देखिए, छठी जो गुण है, विशेषता है नंबर 6, मनुष्य के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव। अब मनुष्य के स्वास्थ्य पर कई विद्यार्थी ऐसे सोचते हैं कि किस प्रकार ये विपरीत प्रभाव छोड़ते हैं, लेकिन खरपतवारों का मनुष्य पर विपरीत प्रभाव ऐसा है कि ऐसे अधिकांश खरपतवार है जो उसके आसपास मनुष्य घूमने पर, विचरण करने पर, टहलने पर उनमें दमा या श्वास फूलने लग जाता है, या कह सकते हैं एलर्जिक हो जाता है छूने से। तो ऐसा खरपतवार है गाजर घास। गाजर घास में एक पार्थेनिन नामक विषैला पदार्थ पाया जाता है, जिसके स्पर्श करने से मनुष्य की त्वचा पर एलर्जिक बीमारियां उत्पन्न हो जाती है, खाज और एलर्जी ऐसी हो जाती है। एक ऐसा ही और खरपतवार है कॉर्न कॉकल, जिसके 0.5% बीज गेहूं के आटे में मिल जाने से आटा विषैला हो जाता है। तो ये विपरीत प्रभाव वाले मनुष्य पर, स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला खरपतवार है। एक आपको देखिए, जब बरू और दूब घास के बीज भी मनुष्य के श्वसन को प्रभावित करते हैं। बरू और दूब घास के बीज से भी क्या होता है, संपर्क में आने से मनुष्य में सांस लेने में कठिनाई होती है। इसके बाद अगली विशेषता है नंबर 7 शीघ्र परकीर्ण होना। शीघ्र परकीर्ण का मतलब ये खरपतवार एक स्थान से दूसरे स्थान पर इस आसानी से पहुंच जाते हैं, क्योंकि इनमें कईयों में हुक होते हैं, कईयों में उनका वजन कम होता है। इस वजह से वो खरपतवार, जैसे आग मदार आपने सुना है, देसी आग होता है, वो वायु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर
उड़कर चला जाता है, हजारों किलोमीटर दूर वो पहुंच जाता है। ऐसे ही जलकुंभी जो जल द्वारा उसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण हो जाता है। और एक है आपके लट जीरा, जो गाय भैंस भेड़ बकरी जंतुओं द्वारा भी इसका भी क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर परकीन होना या एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंच जाते हैं। हाँ तो दोस्तों, इसी के संदर्भ में खरपतवार के बारे में अब आपको अधिक जानकारी के बारे में देखिए। इधर खरपतवार का वर्गीकरण, इस बिंदु पर एक महत्वपूर्ण बिंदु, ये भी क्लासिफिकेशन ऑफ वीड, इस पर आपको एक विशेष जानकारी दी जाएगी, जो एक इनके जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण है, दूसरा इनके बीज पत्र के आधार पर वर्गीकरण है, तीसरा फसल संबंध के आधार पर वर्गीकरण है, चौथा प्रकार इसमें पत्तियों की बनावट के आधार पर वर्गीकरण है, पांचवा है मृदा एवं जलवायु के आधार पर वर्गीकरण है, और छठा इसमें है वानस्पतिक भागों द्वारा प्रजनन, और उसमें भी आपको पता होना चाहिए बीज द्वारा प्रवर्धन होता है, पत्तियों द्वारा ये कह सकते हैं आप, वानस्पतिक में दोनों द्वारा हो सकता है। तो पहली बात अपन करते हैं यहाँ जीवन चक्र के आधार पर। अब देखिए, जीवन चक्र के आधार पर खरपतवारों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं आप एनुअल या एक वर्षीय खरपतवार, ये 2 प्रकार के, ये भी 2 प्रकार में विभक्त किया गया है। तो सबसे पहले एक वर्षीय खरपतवार की बात करेंगे। इसमें रबी ऋतु के खरपतवार जो शीत ऋतु की फसल में उगते हैं उनको कहते हैं रबी खरपतवार। जैसे इसमें आपको दिया हुआ करसनील, उसके बाद दिया हुआ है पीली सेंजी, जंगली प्याजी, जंगली जई, गेहूंसा, जिसका आप बॉटनी का नाम है फेलेरिस माइनर है, ये आपको देखना है क्योंकि कई बार ये भी पूछ लेते हैं फेलेरिस माइनर किस खरपतवार का वानस्पतिक रूप है, वानस्पतिक नाम है। तो यहाँ आपको एक क्वेश्चन यहीं समझ लो कि रबी ऋतु में ये जो करसनील है, यहाँ से एक क्वेश्चन पुटअप हो सकता है और होता भी है कई बार कि करसनील किस फसल का खरपतवार है। तो आपको यहाँ रबी ऋतु है और रबी ऋतु में जो फसल है जैसे गेहूं है, सरसों है, चना है, वो ऋतु देखना, ऋतु के अंदर आपको उस फसल वर्ग को देखना है कि रबी ऋतु में कौन सी फसल को रखा गया है, उसी के आधार पर आपका आंसर। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ आपको इसकी मैं महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। जो ये क्वेश्चन आपके कई बार पूछा हुआ है कि करसनील किस फसल का खरपतवार है, पूछा हुआ है गेहूं की फसल का। और अगर अगली बार पूछा जाए, नेक्स्ट टाइम कभी भी पूछा जाए जेट ICR सुपरवाइजर में, तो ये क्वेश्चन आपको गेहूं की जगह सरसों भी आ सकता है ऑप्शन में, या चना भी आ सकता है, कोई भी एक रबी ऋतु की फसल इसमें दी जाएगी। दूसरा प्रकार है आपका खरीफ, जिसको आप वर्षा ऋतु में जो जितने खरपतवार उगते हैं उनको कहते हैं खरीफ खरपतवार। यहाँ बात करते हैं प्रमुख खरपतवार में लहसुआ। ये भी एक क्वेश्चन ऐसा है जो पूछा गया है कि लहसुआ किस ऋतु का खरपतवार है, खरीफ ऋतु का। पत्थर चट्टा इसमें दिया, ये भी खरीफ का है। जंगली चौला ये सब जानते हैं आप। और बरू वो खरपतवार है जो बाजरे की फसल में नकलसी या अनुकारी खरपतवार भी कहलाता है। बाजरे की आकार और स्वरूप की पत्तियों में मिलता जुलता खरपतवार है बरू। उसके बाद पहला वर्गीकरण हो गया एक वर्षीय, एक रबी और खरीफ। दूसरा प्रकार है द्विवर्षीय खरपतवार। अब द्विवर्षीय खरपतवार वे खरपतवार होते हैं विद्यार्थियों जो पहले वर्ष अपनी वानस्पतिक वृद्धि करते हैं, उसके बाद दूसरे वर्ष वो क्या करते हैं, बीज उत्पादन करते हैं, उनको कहते हैं द्विवर्षीय खरपतवार। और इस श्रेणी में आपको जंगली गाजर और जंगली गोभी, ये 2 ही ऐसे खरपतवार हैं जो द्विवर्षीय खरपतवार है। और इसको आपको जानने की ज़्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि 2 ऐसे खरपतवार को याद रखने में आपको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी, क्योंकि एक द्विवर्षीय बहुवर्षीय इनमें थोड़ा सा जटिलता है, और बाकी द्विवर्षीय में 2 जंगली गाजर और जंगली गोभी दिया हुआ है। तो ये भी पूछ सकता है कि नियमों से द्विवर्षीय खरपतवार का उदाहरण है। तो आपको ये पहचानना कि जंगली गाजर और जंगली गोभी 2 ऐसे एग्जाम्पल है खरपतवार के जो द्विवर्षीय होते हैं। इसी श्रेणी में तीसरा वर्गीकरण है, इसमें एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। तो बहुवर्षीय ये पुनः 2 वर्गों में बांटा गया है इसको। एक तो होता है कास्टिल खरपतवार, जो जिनमें लकड़ी या कास्ट पाई जाती है, उसको कहते हैं कास्टिल खरपतवार। जैसे जड़बेरी अपन कहते हैं, झाड़ होता है, देसी झाड़ी होती है उसको। दूसरा प्रकार है साके, जिनमें पत्तियां तने होते हैं, अमरबेल, मोथा और हिरणखोरी। अब कई विद्यार्थियों को ये भी देखते हैं कि फसलों में जाते हैं, खेतों में जाते हैं, रिजगाई की फसल का खरपतवार है अमरबेल में देखते हैं कि साके होता है, लेकिन इसमें पत्ती नहीं पाई जाती है, लेकिन पत्तियां वाली होती है, आप बारीक होती है, लंबी होती है। इसको चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों में भी रखा गया है, ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद आता है आपके बीज पत्र के आधार पर वर्गीकरण दूसरा प्रकार का। ये 2 प्रकार का होता है। पहला होता है आपके एक बीजपत्री, जिसको आप मोनोकोट वीट कहेंगे। दूसरा होता है द्विबीजपत्री, जिसको डाइकोट वीट के नाम से जाना जाता है। मोनोकोट वीट में देखिए आपको एक विशेष जानकारी दे रहा हूं यहाँ।
यहाँ आपको पहचानना होता है कि एक बीजपत्री है, द्विबीजपत्री है। तो कई विद्यार्थी यहीं कंफ्यूज रहता है कि कैसे पहचाने इसको, एक बीजपत्री है, द्विबीजपत्री। उसके लिए मैं आपको एक सरल से अवधारणा बताता हूँ, या कह सकते हैं एक सरल सा थीसिस, या कह सकते हैं सरल प्रिंसिपल के आधार पर समझाना चाहूँगा। तो वो ये है कि मोनोकोट वो वीड होते हैं जो उगने पर केवल एक ही पत्ती पाई जाती है। जैसे आपने बीज लगाया, जैसे गेहूँ लगाया, यहाँ गेहूँ बीज बोया और उसमें जो प्रांकुर होगा वो एक सिंगल पत्ती में आया इस तरह से, तो वो जाएगा इस वर्ग में, मोनोकोट में। और अगर बीज बोने पर यूं तना निकल गया और दो पत्तियां यूं संचरित होती है तो वो जाएगा डाइकोट, यानी द्विबीजपत्री खरपतवार। अब यहाँ अगर कई विद्यार्थी खेत का विचरण नहीं करते हैं, खेत का विजिट नहीं करते हैं, उन विद्यार्थियों को ये ज़्यादातर पढ़ने पर ही पता चलता है। और बाकी जो खेत पे विचरण करते हैं, विजिट करते हैं, फसल का एनालिसिस करते हैं, वो देखते हैं कि एक बीजपत्री खरपतवार की क्या पहचान है और द्विबीजपत्री खरपतवार की क्या पहचान है। सीधी सीधी बात है, अगर आपको ये पता नहीं हो तो जिन खरपतवारों में शाखाएं बनती है या जिन पौधों में शाखाएं बनती है वो द्विबीजपत्री है, जिनमें शाखाएं नहीं बनती है वो एक बीजपत्री खरपतवार कहलाएंगे, एक बीजपत्री पौधे कहलाएंगे। तो यहाँ आपको देखिए द्विबीजपत्री पे बथुआ है, मकोई है, सत्यानाशी है, जंगली चौलाई है और हिरणखोरी। यहाँ से आपको यहाँ मकोई को देखना है, ये द्विबीजपत्री खरपतवार है, क्योंकि थोड़ा सिंपल है, वर्ड अपन देखे नहीं। बथुआ अपन जानते हैं, सत्यानाशी, जंगली चौलाई, हिरणखोरी ये सब देखा हुआ, लेकिन मकोई किसने नहीं देखा। मकोई द्विबीजपत्री खरपतवार की वर्ग में आता है। इसके संदर्भ में तीसरी वर्गीकरण में आता है फसल संबंध के आधार पर वर्गीकरण। ये 4 या 5 6 प्रकार के होते हैं। देखो इसमें सबसे पहला है निरपेक्ष खरपतवार। निरपेक्ष खरपतवार वे खरपतवार होते हैं जो फसल की उपज को कम कर देते हैं, वो चाहे एक बीजपत्री हो चाहे द्विबीजपत्री हो, लेकिन वो खरपतवार की फसल को अमूमन क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, उसकी उपज को कम कर देते हैं। जैसे मोता है, करसन हील है, बथुआ, हिरणखोरी, ये वे खरपतवार हैं जो फसल की उपज को हानि पहुंचाते हैं, कम करते हैं। दूसरा प्रकार है सापेक्ष या रिलेटिव वीड्स। ये वे पौधे जिनकी किसान खेत में बुआई नहीं करता है, वे स्वतः उगाते हैं, उन खरपतवारों को कहते हैं सापेक्ष खरपतवार। इसका एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, गेहूं के खेत में चना का पौधा उगना, या कह सकते हैं आप गेहूं के खेत में सरसों का पौधा उगना, या कह सकते हैं गेहूं के खेत में मटर का पौधा उगना सापेक्ष खरपतवार कहलाता है। इसमें तीसरी वर्गीकरण का इसका प्रकार में तीसरा अनुकारी या नकलची खरपतवार, जो आप सब जानते हैं आकार और स्वरूप में जो खरपतवार पौधों से मिलते जुलते हैं उनको नकलची खरपतवार कहते हैं। इसका महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है गेहूं की फसल में गेहूंसा है और बाजरे की फसल में बरुई। ऐसे खरपतवार है जो पहचाने नहीं जाते हैं। तीसरा एग्जाम्पल आपको और पता होना चाहिए, धान में जंगली धान, वो भी एक नकलची खरपतवार का प्रमुख एग्जाम्पल है। चौथा प्रकार है विशेष सूक्ष्म जलवायु का खरपतवार। इसमें कासनी खरपतवार को रखा गया है क्योंकि ये ठंडी और नम जलवायु में अपनी वृद्धि के लिए इसको क्या करते हैं, विशेष सूक्ष्म जलवायु की आवश्यकता होती है। उसके बाद इसी संदर्भ में देखिए अवांछित खरपतवार, जो रोग्यू वीड्स भी कह सकते हैं, ये थोड़ा इंग्लिश टेक्निकल वर्ड है, ये भी आपको याद रखना। रोग्यू वीड, गेहूं की सोनालिका किस्म में लोकपस का पौधा उगना। यहाँ आपको अवांछित पौधे से मतलब है कि फसल विशेष का ही पौधा होना चाहिए। कह सकते हैं एक किस्म है, जैसे गेहूं है पौधा या गेहूं की किस्म है, तो गेहूं की किस्म में ही उसमें जो पौधा उगेगा वो अवांछित पौधा कहलाएगा, उसको कहेंगे अवांछित खरपतवार। उसके बाद में एक नोट है, अवांछित किस्मों के पौधों को खेत में निकालने की क्रिया को रोगिंग क्रिया कहते हैं। और रोगिंग क्रिया से मतलब है, ये अशुद्ध बीज के कारण उत्पन्न होती है प्रोसेस। तो आपको पता है कि शुद्ध बीज उत्पादन करने से ये समस्या उत्पन्न नहीं होती है। उसके बाद है पत्तियों की बनावट के आधार पर चौथा प्रकार। इसमें 2 प्रकार है, चौड़ी पत्ती वाले और सकड़ी पत्ती वाले। तो चौड़ी पत्ती वाले आप देख के उसकी संरचना देखते हैं, जंगली चौड़ाई की चौड़ी पत्ती होती है, मकोई, बायसुरी, लेंटाना कैमरा, जिसको जराइन हिंदी में कहते हैं, ये लेंटाना कैमरा इसका बॉटनिकल नेम है। अमरवेल, अब मैंने ऊपर अभी बताया था आपको थोड़ा देर पहले, अमरवेल को चौड़ी पत्ती वाला क्यों कहते हैं, क्यों आपने देखा नहीं, हमने भी नहीं देखा, लेकिन ये चौड़ी पत्ती वाली उसकी पत्तियां होती होगी या होती है, तभी इस वर्ग में इसको रखा गया है। करसनील, सत्यानाशी, ये सारे खरपतवार है चौड़ी पत्ती वाले। आप ऊपरी स्ट्रक्चर संरचना देख के भी बता सकते हैं कि ये खरपतवार चौड़ी पत्ती वाला है। और जिनकी सकड़ी पत्ती होती है, जैसे सीधी आपने देखा होगा गेहूं की फसल एकदम सकड़ी होती है, पत्ती
धान उसकी सक्रिय होती है, दूब घास उसकी सक्रिय होती है, मोथा खरपतवार उसकी सक्रिय होती है। तो यहाँ देखिए मोथा खरपतवार है, दूब घास है, प्याजी है, कांस है, गेहूं सा जो जंगली जई है, जंगली धान, ये ऐसे खरपतवार है जिनकी पत्तियां एकदम सक्रिय होती है, इनको सक्रिय पत्ती वर्ग में रखा गया है। उसी के आधार में 5वां वर्गीकरण है मृदा एवं जलवायु के आधार पर। यहाँ बात करते हैं, पहला है जलमग्न क्षेत्रीय खरपतवार, जिसमें जंगली धान पानी में खड़ा रहता है, जलकुंभी पानी में खड़ा रहता है। ये ऐसे दो खरपतवार है जो जलमग्न खरपतवार कहलाते हैं। शुष्क क्षेत्रीय खरपतवार जो पानी के अभाव में भी खेत में उगे रहते हैं, नागफनी है, जड़बेरी है, झवासा है और बायसुरी, ऐसे खरपतवार है शुष्क क्षेत्र के खरपतवार कहलाते हैं चारों। उसके बाद है कृषि क्षेत्र के खरपतवार, जो बथुआ है, करसन, हील है, प्याजी, सहंजी, जितने भी ये खरपतवार खेतों में उगते हैं कृषि क्षेत्र के कहलाते हैं। अकृषि क्षेत्र में जो जड़बेरी है ऐसे खरपतवार है। इसी के संदर्भ में एक लास्ट प्रकार है मृदा जलवायु के आधार पर वर्गीकरण, लास्ट था वानस्पतिक भागों के आधार पर वर्गीकरण, जिसमें आपको बीज द्वारा प्रवर्धन होता है, एक होता है पत्तियों द्वारा प्रवर्धन होता है, एक होता है बीज और वानस्पतिक दोनों द्वारा होता है। तो उसमें आपको पता होना चाहिए बीजों द्वारा प्रवर्धन होता है, वो तो यहाँ आपने देख लिया, कर्सन ले लिए, सारे रबी ऋतु के खरपतवार है उसमें बीजों द्वारा होता है। और पत्तियों द्वारा आपको पता है कि पत्थर चट्टा द्वारा होता है। इसमें देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, उस मोथा, दूब घास और कांस, ये तीनों खरपतवार है बीज और वानस्पतिक दोनों विधियों द्वारा प्रवर्धन करने वाले खरपतवार है। तो आज के लिए काफ़ी है, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।